So, dear students, this is as per your request that I want to, just explain you about the interoperability. So first, let me read it out, and maybe you understand it a little bit. And then what I'll do is I'll explain it in Hindi also to make you, much clear about, how, so that you can write, while in your exams. So this is what interoperability is. The term interoperability means working in collaboration. You must have heard collaboration so many times, but in this unit, I'll make you I'll make you aware about what is this interoperability. And in a distributed service environment, different resources work together to produce a common service or goal. And it is very common to understand different modules or services of an object or product. It is not desired to know how each module or service is functioning, but all together should able to work in collaboration to produce one service or product. The individual module or service must have enough common ground so that exchange of individual output can be shared without any error or misunderstanding. This requires standardization of individual output according to some specifications. The standardization provides common platform for exchange of communication or services. There are several definitions given for interoperability. अब यहाँ पर इंटरऑपरेबिलिटी जो है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में। तो ये इंटर ऑपरेटिबिलिटी क्या है? व्हाट इज इंटर ऑपरेबिलिटी? इंटर ऑपरेबिलिटी वह संपत्ति है जो विभिन्न प्रणालियों या सिस्टम्स में उनके बीच जो रिसोर्सेस हैं उनके साझाकरण या शेयरिंग की अनुमति प्रदान करता है। समझ गए इस बात को? इंटर ऑपरेबिलिटी में क्या होता है कि हम अलग अलग सिस्टम्स के बीच रिसोर्सेस को शेयरिंग करने की अनुमति प्रदान करती है, परमिशन देती है। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दोबारा समझ लीजिए, यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के माध्यम से विभिन्न कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स हो सकते हैं, या मशीनों के बीच डाटा को साझा करने की क्षमता रखता है। या इसके लोकल एरिया नेटवर्क, नेटवर्क दो तरह के हमने समझे थे, एक तो है लोकल एरिया नेटवर्क और एक है वाइड एरिया नेटवर्क। तो जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, मींस लोकल एरिया नेटवर्क। और इंग्लिश में जो विस्तृत दूसरा जो है वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क, उसको हिंदी में बोलते हैं विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क। उसके माध्यम से हम विभिन्न कंप्यूटरों के बीच सूचना, मतलब इंफॉर्मेशन, और संसाधनों मतलब रिसोर्सेस के आदान प्रदान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, मतलब एक्सप्लेन किया जा सकता है। समझ गए? तो यह लोकल एरिया नेटवर्क में भी हो सकता है और वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से भी अलग अलग कंप्यूटर्स, ठीक है, उनके बीच में या इंफॉर्मेशन हो या और इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस का आदान प्रदान करने के लिए हम इसको डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। अगर मोटे तौर पे हम बोले तो यह है इंटर सूचना, इंटर इंफॉर्मेशन और इंटर ऑपरेबिलिटी। दो या ये मोटे तौर पे क्या हम समझेंगे इसको कि इंटर ऑपरेबिलिटी जो है
कैसे? दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स या सिस्टम्स की सूचना के आदान प्रदान करने और आदान प्रदान करने की जानकारी का उपयोग करने की क्षमता है, इसमें कैपेसिटी होती है। इसमें दो सिस्टम्स हो सकते हैं या दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो इनके बीच में जो है उसमें क्षमता, उसकी कैपेसिटी, उसकी उपयोग करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इंटर ऑपरेबिलिटी इज। अब मैं आपको दूसरे शब्दों में समझा देता हूँ कि जैसे आप मेट्रो यूज करते हैं, है ना? मेट्रो में आप जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं, तो ये क्या है? ये आपको इंटर ऑपरेबिलिटी जो है कि आपका हर लाइन अलग अलग काम कर, ग्रीन येलो लाइन, ब्लू लाइन, तो इसमें हो सकते हैं दो सिस्टम्स हो सकते हैं और अलग अलग कंपोनेंट्स हो सकते हैं, या उस दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन क्या है, इसको हम इस तरह से उसको डिफाइन कर लेते हैं, इतने इस तरह से उसको हम उनकी सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को और रिसोर्सेज को साझा करते हैं कि बिना किसी एरर के, बिना किसी दिक्कत के हमारी जो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कहीं पर भी लैप्स नहीं होता है और हमारी जो ट्रेन है परफेक्ट होकर चलती है। आपने देखा होगा कभी कभार जब टेक्निकल एरर आता है तो कहीं ना कहीं उसमें इश्यू आ जाता है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसमें कहीं इश्यू आ जाता है, तो क्या होता है, हमारा कुछ इश्यू आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे टेक्निकल ग्लिच हो सकता है वो। अदरवाइज जो इसको इंटर ऑपरेटिबिलिटी बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कि हम दो सिस्टम हो या कंपोनेंट्स हो, उसमें हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को और सिस्टम को शेयरिंग की परमिशन देते हैं कि भाई आप इस परमिशन इसको शेयर कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट इंटर ऑपरेबिलिटी इज। तो आप यहाँ से इसकी ज़रूरत क्या है? अगर हम लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट में बात करें कि इन द लाइब्रेरी पैरालांस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर ऑपरेबिलिटी इज यूज्ड सीन्स लॉन्ग। अगर लाइब्रेरी में बोले तो बहुत समय से इसको यूज किया जाता है और यूज किया जा रहा है। द यूज ऑफ मार्क 21 बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड और एनी अदर बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड इन कंजक्शन विद ISO 2709। अब यहाँ पे मार्क आपने सुना है, ISO 2709 ये स्टैंडर्ड है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड में यूज करते हैं, किसके साथ? ISO 2709 के साथ में। और ये क्या होता है, इससे क्या होता है कि ये फॉर्मेट क्या प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी टू एक्सचेंज बिब्लियोग्राफिक डेटा अमंग लाइब्रेरीज। और इससे क्या होता है कि हमारी जितनी भी लाइब्रेरीज इसमें यूज करती हैं उन सबको बिब्लियोग्राफिक जो है डेटा प्रदान करता है। मतलब जो जो कैटलॉग आपको US में दिखाई देता होगा वही कैटलॉग हमारे को इंडिया में देखा, हम तो उसको देख सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता हम कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो इंटर ऑपरेबिलिटी होती है। मतलब हम उसको एक इस तरह से उसको एक्सचेंज करते हैं कि कहीं किसी तरह का कोई इश्यू नहीं आता, टेक्निकल इश्यू नहीं आता। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी, मतलब हर जगह पे हम उसी फॉर्मेट में उसको देख सकते हैं। तो दिस एक्सचेंज कैन बी यूज्ड इन वेरियस वेज लाइक generating a single platform based search facility for a number of libraries, reusability of libraries catalog and so on। तो जितने मर्जी लाइब्रेरीज हों और या दोबारा उसको यूज करने वाली बात है कैटलॉग को। ठीक है, और इसी तरह से कुछ और भी कोई प्लेटफॉर्म होंगे तो वहाँ पे हम सारी चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, और सिंगल प्लेटफॉर्म में। तो ठीक है, तो द मोस्ट important यूज ऑफ इंटर ऑपरेबिलिटी इज सीन इज टेलीफोन इंडस्ट्री। हाँ, अब देखो, टेलीफोन जो आप देखते होंगे, इंटर ऑपरेबिलिटी कैसे, आपने देखा होगा कि आपके जितने भी ऑपरेटर हैं, चाहे वो वोडाफोन हो, चाहे आपका एयरटेल हो, या चाहे आप कौन सा है, जियो है, इन तीनों में देखो कितनी अलग अलग नेटवर्क है सबके। नेटवर्क जियो का अलग है, एयरटेल का अलग है, वोडाफोन का अलग है, और भी सारे होंगे तो सबके अलग अलग हैं। लेकिन
जब हम उनसे फ़ोन करते हैं या मैसेजेस भेजते हैं तो सबके सिमिलर होते हैं, कोई उसमें मतलब सबकी जो एक जो जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो उसको जो है एक्सेस करते हैं सिमिलर रूप से, मतलब उसमें कोई वो जो उसका स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल एक है, सिंगल। ठीक है, तो ऐसे ही ईमेल्स में हम email can be sent across different service providers because of simple mail transfer protocol। अगर हम मेल की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, चाहे याहू में भेजो किसी और में भेजो, तो हमारा जो है उसमें एक फॉर्मेट लगा होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी बोलते हैं। तो उसमें आप देखेंगे जहां भी आप मेल भेजो, जिस भी आप उसको ईमेल को यूज करेंगे, चाहे जीमेल हो, याहू हो, हॉटमेल हो, सब पे एक ही तरह से मैसेज आपको सामने वाले को मिलेगा। तो इसको बोलते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी। अनदर एग्जाम्पल ऑफ इंटर ऑपरेबिलिटी इज सीन इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में ये इस तरह से एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं। इन मशीन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड द केस हिस्ट्रीज, हेंस एन एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, ईएचआर बोलते हैं उसको, सिस्टम इज रिक्वायर्ड। उसमें ईएचआर की जरूरत पड़ती है। if different hospitals record case histories under their individual specification, then communication and exchange of case studies among hospitals will become impossible. Hence, it is the need of the hour that machine comes out with a standard for maintaining and managing EHR systems so that such systems can communicate among themselves। अब देखो हॉस्पिटल्स में, अगर हर हॉस्पिटल्स में इस की सिस्टम अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी, इंटर ऑपरेबिलिटी नहीं होगी, तो क्या होगा, दिक्कत होगी। अगर बाय द वे आपने कई बार देखा होगा कि जब हम हिंदी में कभी कुछ लिखते हैं अपने उसमें, तो हमारे को अगर सपोर्ट नहीं कर रहा हमारा सॉफ्टवेयर, तो क्या होता है उसमें डब खाने खाने से नजर आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमने उसको वाला सॉफ्टवेयर अपने उसमें नहीं डाला है, तो हम उसको डालते हैं तो क्या होता है, उसको उसको वो फिर कन्वर्ट करके वही लैंग्वेज में शो करता है जिस लैंग्वेज में हमने दूसरे वाले उसमें सिस्टम से उसको डाउनलोड करा था। तो इंटर ऑपरेबिलिटी के इस तरह से कई सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं इसको आसानी से। तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा और डिफरेंस बता दूंगा कि थोड़ा सा इसके प्रकार बता देता हूँ। तो एक होता है सिंथेटिक इंटर ऑपरेबिलिटी। सिंथेटिक इंटर ऑपरेबिलिटी, जब दो या दो से अधिक सिस्टम डेटा का संचार, डेटा का कम्युनिकेशन और आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान मतलब सेंड और रिसीव प्रदान करते हैं, वह विभिन्न सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के सहयोग की अनुमति देता है, भले ही इंटरफेस और प्रोग्रामिंग की भाषा अलग हो। ठीक है, दूसरा है सिमेंटिक इंटर ऑपरेबिलिटी। जब दो या दो से अधिक सिस्टम के बीच का डेटा आदान प्रदान होता है और वह प्रत्येक सिस्टम के लिए समझ में आता है। एक्सचेंज की गई जानकारी सार्थक मतलब मीनिंगफुल होनी चाहिए, क्योंकि सिमेंटिक इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए जानकारी के एक्सचेंज में ऑपरेबिलिटी के लिए जानकारी के एक्सचेंज में शामिल सिस्टमों के उपयोगकर्ताओं द्वारा परिभाषित उपयोगी परिणाम की आवश्यकता होती है। ऐसा ना हो कि हमने जो इंफॉर्मेशन भेजी, जो उसका यूजर होगा उसको उसका समझ में ना आए, तो हम उसको बेसिकली किसके यूजर एंड यूजर के जो उसको समझने की जो भाषा, उसके हिसाब से हम उसको हम उस तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो उस ढंग से हम उसको एक्सचेंज करते हैं उपयोगकर्ताओं के लिए, उसको उसके लिए हम उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक होता है क्रॉस डोमेन या क्रॉस संगठन इंटर इंटर ऑपरेबिलिटी। यह प्रैक्टिस से, पॉलिसी से और फाउंडेशन से और सेपरेट सिस्टम की आवश्यकताओं के स्टैंडर्डाइजेशन को प्रदर्शित करता है। डेटा के आदान प्रदान के से संबंधित होने के बजाय इस प्रकार इंटर ऑपरेबिलिटी केवल संगठन के गैर तकनीकी पहलुओं मतलब नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर केंद्रित होता है। अब आज की डेट में आप सुनते होंगे कि इंटर आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स
के विकास के लिए एप्लीकेशन, डेटाबेस और आईटी सिस्टम के बीच में आदान प्रदान बहुत महत्वपूर्ण है। तो इंटरऑपरेबिलिटी को बेहतर बनाने या प्राप्त करने के दृष्टिकोण से कुछ परीक्षण सामान्य मानक के साथ इंजीनियरिंग उत्पाद और उसमें प्रयुक्त होने वाली प्रणालियों, सिस्टम में एक ही टेक्निक, कोडिंग भाषा या वाक्य रचना का उपयोग करना शामिल है। अब समझ गए। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इंटर ऑपरेबिलिटी का जो हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो आज की डेट पर आएंगे, उसके एप्लीकेशन हैं, डेटाबेस हैं, आईटी सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जितने भी कोडिंग करेंगे वो सब, जितनी भी उसके कोडिंग होगी, भाषा कोडिंग लैंग्वेज होगी, है ना, या उसकी वाक्य रचना है, तो वो सारे क्या है, सिंगल एक ही तरीके से होने चाहिए, एक ही टेक्निक से बने होने, एक ही कोडिंग से की भाषा से वो उसके वाक्य रचना का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैंने तो यही लाइब्रेरी साइंस में, तो आप इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि मार्क 21 और ISO 2709। ठीक है। तो इसका मेन मेन जो उद्देश्य है वो क्या है कि वो जो यूजर तक जो है, उसको जो हम एंड यूजर तक पहुंचाते हैं, तो उसको सिंपल, उसकी सबकी जो है एक ही कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, एक ही कॉमन रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट उसका कॉमन होना चाहिए कि जो कि सामने एंड यूजर के समझ में आने के। जैसे हमने एग्जांपल दिया किसका, हमने एग्जांपल दिया ये उसका मेट्रो का दिया था। ठीक है। उसके अलावा हमने दिया, मैं एग्जांपल आपको टेलीफोन लाइंस का, कि जब हम अपने वोडाफोन वाले मोबाइल से जब SMS लिखते हैं और वो किस वाले नेटवर्क में भेज रहे हैं, एयरटेल वाले नेटवर्क में भेज रहे हैं, तो जो हमने मैसेज, चाहे हमने उसको वोडाफोन से भेजा या चाहे हमने उसको एयरटेल से भेजा, और जब हम वहाँ रिसीव करते हैं तो क्या होता है, कंटेंट सेम होता है, और जबकि ऑपरेटर दूसरा है। तो इसको बोलते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी। तो मुझे लगता है आपको इससे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, और आप इसको थोड़ा और पढ़ेंगे तो आप इसको इस तरह से इसको समझ जाएंगे कि हाँ। उसके बाद ये ऑन्टोलॉजी, ये है ABCJ। ठीक है। और ऑन्टोलॉजी 2 में DEFYG। ठीक है। तो इस तरह से इनके अलाइनमेंट होती है ABCJ 1 में। तो इंक्लूडेड ये जो एलिमेंट्स हैं इस तरह से बनाए होते हैं, इसको अलाइन किया ना। तो ABCDEQ ऐसे करके। तो ये इसको आप थोड़ा सा समझ जाएंगे तो उसके बाद दोबारा पढ़ करके इसको, और मेरे को लगता है आप इतने में से आपका जो है काम चल जाएगा अपने एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप इसको थोड़ा समझ गए होंगे, और मैं देखता हूँ आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं एक दूसरा वीडियो और डाल दूँगा। और अगर आपको लगे कि कल एक क्लास लेनी है तो आप आ सकते हैं। मैं सबके लिए एक लिंक जनरेट कर दूँगा, तो कल एक बार दोबारा से इस पूरे चैप्टर को हम डिस्कस कर सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि ये काफ़ी लेट हो गई है, तो मैं इसको यहीं पर ख़त्म करता हूँ। ठीक है। ओके।